जो जानकारी इन्होंने दी है, इन्होंने कहा 2 बार हमला हुआ है और इस बार जो हमला हुआ है वो ये देखें आप, सर के ऊपर यहाँ पर चोटें भी लगी हुई हैं। ये दूसरी बार मेरे पे हमला हुआ, लेकिन हमला नॉमिनेशन पहले स्टार्ट होने से पहले ही लगातार हो रहे हैं। जब जो कुछ भी हो रहा है मैं सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी जो है पुलिस पे डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि पुलिस जो है ये पहले ही मेरी प्लानिंग के ऊपर मेरे पर 4 बार FIR लॉन्च कर चुकी है फर्जी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक खबर समाचार से। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आजाद उम्मीदवार जो बिना सिक्योरिटी के अपना प्रचार कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपकी मुलाकात भी करवाई थी और प्रचार करने के क्योंकि बिना सिक्योरिटी के कर रहे हैं तो कई शत्रु दुश्मन जो है वो घूम रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को तो ये बात हजम भी नहीं होती है कि कोई कैसे उनके एरिया में प्रचार कर जाए और उनके 4 वोट भी जो है वो तोड़ जाए। तो ऐसे में हमला होना स्वाभाविक सा लगता है। 2 बार ये जो जानकारी इन्होंने दी है, इन्होंने कहा 2 बार हमला हुआ है और इस बार जो हमला हुआ है वो ये देखें आप, सर के ऊपर यहाँ पर चोटें भी लगी हुई हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा राजकुमार जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये दूसरी बार हमला हुआ है? दीपक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दूसरी बार मेरे पे हमला हुआ, लेकिन हमला नॉमिनेशन पहले स्टार्ट होने से पहले ही लगातार हो रहे हैं। अच्छा। मतलब वो डॉक्यूमेंट्री थे, अब जो है वो मैनुअली होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमले जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने से पहले शुरू हो चुके थे जी। तो जिस दिन मेरा नॉमिनेशन फाइल हुआ उसी दिन मुझे एक इलीगल नोटिस आ गया जो SP हेडक्वार्टर से आया। उसमें जो इन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश और बड़ी मतलब एक बरीकी से एक बड़ी प्लानिंग करके एक वो नोटिस किया था कि राजकुमार जो है नॉमिनेशन फाइल कर गया है, अब इसका नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा। इन्होंने मुझे नोटिस किया तो इन्होंने 2 तारीख को मेरा नॉमिनेशन 11 बजे मैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास था, 12 बजे के करीब इन्होंने नोटिस निकाला। 3 तारीख को ये मुझे नोटिस मिला और 4 तारीख को उन्होंने मेरी अपीयरिंग कर दी। जबकि मैंने इनको 4 तारीख को ही रिटर्न में दिया कि आपने मुझे नोटिस किया है, ना तो मैं अक्यूज्ड काउंट हो रहा हूँ, ना ही मैं अपना कंप्लेनेंट हूँ। आप मेरे को ये बताइए कि आपने किस माध्यम से मुझे और क्यों नोटिस किया है। उसी टाइम मैंने इफेक्ट जो पिछले 4 साल की कंप्लेंट जो DGP ऑफिस में दबाई हुई थी, मैंने उसका काउंटर किया और जो है रिटर्निंग अफसर के पास कंप्लेंट फाइल कर दी। अब दोबारा पुलिस जो है तो वो फंसने शुरू हो गई कि पुलिस को जो हथियार था एक वो खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ अलग अलग लोगों से, अननोन पर्सन से मोबाइल पे इन्होंने मुझे फ़ोन करवाना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया कि 6 तारीख की स्क्रूटनी है, राजकुमार जो है वो स्क्रूटनी में ना जाए और इसका नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट करवा दिया जाए। फिर भी मैंने आपकी मदद से, आपकी कृपा से, मेरे को थोड़ी सी कानून की नॉलेज थी तो मैंने एक एप्लीकेशन बिफोर द रिटर्निंग अफसर फाइल कर दी कि मेरी जान को खतरा है, ये सिक्योरिटी है, 2013 से रोकी है, DGP के खिलाफ कंप्लेन आपको जा चुकी है, SP हेडक्वार्टर का मुझे नोटिस आ चुका है, लिहाजा जो आप मेरी स्क्रूटनी करना चाहते हैं, आपका सिंपल सा डिफेक्ट था वो मैंने क्लियर किया, वो भी इलीगल है। जो सिंपल सा डिफेक्ट था वो भी इलीगल है। मैं वो उसके बारे में अभी कोई करना नहीं, क्योंकि जो जब इलेक्शन पिटीशन जाएगी वो मैं क्लियर कर दूंगा। इलेक्शन पिटीशन की तैयारी मेरी पूरी है, मैंने ड्राफ्ट 50,000 का बना लिया, वो मैं आपको अभी शो कर दूंगा। सवाल ये है कि जब 6 तारीख की स्क्रूटनी थी तो मैंने वर्चुअली ले ली, अब वहां पे भी पुलिस फंस गई, RO भी फंस गया कि अब हम जाएंगे तो जाएं कहाँ। नॉमिनेशन मेरा फाइनली जो है 6 तारीख को एक्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद जो प्रोसेस चलता, फिर उन्होंने मेरे ऊपर मतलब किसी न किसी एंगल से मतलब कुछ टेलीफोन के माध्यम से कुछ ऐसे करके इन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर लिया, लेकिन मेरी कंपेनिंग जो थी वो जारी रही। लेकिन जैसे ही मेरा सिंबल 8 तारीख को अनाउंस हुआ, सिंबल अनाउंस होने के बाद, अलॉट होने के बाद जैसे ही मेरा मैनिफेस्टो जारी हुआ तो मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद इन लोगों के हौसले जो थे वो प्रस्त हुए और इन लोगों की जो काली करतूतें थी वो मैनिफेस्टो में सामने। इन दोनों ही कद्दावर नेताओं के जो फेक फर्जी कंपनियों के ऊपर जो लोन के स्कैम थे वो सामने आ गए, जिसकी मैंने रिटर्निंग अफसर के पास रिटर्न में कंप्लेंट पड़ी हुई है। अनफॉर्चुनेटली रिटर्निंग अफसर जो है वो एक तरीके से कार्य कर रहा है, मतलब मुझे सवाल उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कल को जवाब उसको देना, चंडीगढ़ की आपने इलेक्शन में आपने देख लिया। जो रिटर्निंग अफसर है मेरी कंप्लेंट को एज इट इज प्रेस करके बैठे हुए हैं, जो
जबकि एक वकील ने कंप्लेन करवाई थी, दूसरे दिन उनको रिटर्न में रिप्लाई मिल गई कि आप जो है वो कोर्ट का प्रोसेस अपनाएं। आज मैं एक्सप्लेनेशन फाइल कर रहा हूँ रिटर्निंग अफसर को कि आप पुलिस को शेल्टर कर रहे हैं, पुलिस की मदद कर रहे हैं, जबकि आपका दायित्व है कि आप कैंडिडेट को शेल्टर करें और कैंडिडेट की ग्रीवेंस को सुने। दूसरी बात ये है कि आपके पास अगर कंप्लेंट्स, मेरी 7वीं कंप्लेंट कल चली गई, जो हमले की कंप्लेंट है, 7वीं कंप्लेंट उनके पास गई रिटर्न में। आपने वकील को सिंगल कंप्लेंट के, जबकि वो कैंडिडेट नहीं है, वो एक सिटीजन है, प्रोफेशनल उसका वकील है, वो अलग बात है। उन्होंने नोटिस नहीं किया, उन्होंने सिंपल कंप्लेंट फाइल की है। नोटिस किया था तो मैं मानता हूं उसको, लेकिन सवाल ये है कि लीगल नोटिस ना मिलने के बाद भी आपने उसको रिप्लाई कर दिया कि आप कोर्ट का प्रोसेस अपनाएं, जबकि मैं कैंडिडेट हूं, मेरी रिटर्न में कंप्लेंट है। आपने मुझे तो नहीं बोला कि राजकुमार जी आप कोर्ट का प्रोसेस अपनाएं, मुझे क्यों नहीं दिया आपने? मैं कल जब एक्सप्लेनेशन फाइल करूंगा, क्योंकि जो इलेक्शन पिटीशन है उसके लिए मैंने तैयारी कर ली है, 50,000 का मैंने ड्राफ्ट बना लिया है, आजकल में वो फाइल भी हो जाएगी और इलेक्शन से पहले होगी, ये भी मैं वादा करता हूं। लेकिन दोनों ही कद्दावर नेता, दोनों के फर्जी कंपनियों के ऊपर स्कैम निकले हैं। एक का 34 करोड़ की लायबिलिटी आ रही है और एक की 42 करोड़ की आ रही है, जिसका खसरा नंबर जो मेरे पास है, मैंने 2008 का भी 2014 का भी उनका एफिडेविट निकाला हुआ, और बारियां के अंदर 2 कनाल जमीन परचेज की गई है और उसके अंदर 1300 स्क्वायर फुट की कंस्ट्रक्शन भी हुई है। लेकिन वो सारे की सारी पश्मीना का शाल बनाने की जो फैक्ट्री का वो प्लांट था, और 3 आदमी थे, उनमें से एक लेडीज है, 2 जेंट्स है, एक दिल्ली से है। सवाल ये कि जी जो हमले करवा रहे हैं उससे राजकुमार डरने वाला नहीं है, क्योंकि हमला कहाँ पे हुआ? ये हमला मेरा पहला जो हुआ वो गांधीनगर में, उसमें तो क्लियर हो गया, मैं उस आदमी को भी पहचानता हूं और एसडीपीओ एसपी साउथ से मेरी बात भी हो चुकी है कि ये जो रमन बल्ला का बंदा है, रमन बल्ला के नाम से ये प्रचार कर रहा है, करे, मुझे कोई दुख नहीं है इसमें, वो प्रचार करे, लेकिन वो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे क्यों थ्रेटन कर रहा है, उसके ऊपर सवाल था। अगर वो कद्दावर नेता है तो कद्दावर नेता वो है, वो पिछले एमएलए चुनाव में हारा हुआ है, क्योंकि लोगों के काम नहीं किए इसलिए हारा हुआ है, और नॉर्मल से कैंडिडेट से हारा हुआ है। बात बेब की नहीं थी, बात ये थी कि अगर मैंने 2008 में 2014 में मोदी बेब में 8,000 वोट कास्ट किया, तो आपने अगर काम किया तो आपको ये नौबत नहीं आती। लेकिन सवाल ये था कि आपने काम नहीं किया, आपने सिर्फ करप्शन की। कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो साउथ, गांधीनगर साउथ से कभी बाहर गया ही नहीं है। अब वो अलग बात है कि उसको पार्टी ने जबरदस्ती फंसा दिया, तो वो देखेंगे, वक्त की बात है। मैंने कभी आज तक नहीं कहा मैं चुनाव जीत रहा हूं, मैं चुनाव हार रहा हूं, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो बहुत ही स्मूथ और पीसफुल है और गुप्त चुनाव है। वैसे तो चुनाव होता ही गुप्त है, लेकिन इस बार और ज्यादा गुप्त है, क्योंकि जनता जो है वो जनता जनार्दन है, इस बार कुछ भी नहीं बोल रही है, अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही है। वो जब चुनाव होगा तभी क्लियर हो पाएगा। नहीं, ये जो आप पर अटैक हुआ मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हुआ? ये मैं वही तो कह रहा हूँ ना, दूसरा जो अटैक हुआ ये अब जो यूरिडिक्शन या गांधीनगर की है, सारी जानीपुर की है, जहाँ पुलिस स्टेशन दुमाना की, मुझे तो इस पता यूरिडिक्शन का तो मुझे पता नहीं है। ये मैटर जो है पुलिस का। मैंने इमीडिएटली जैसे मेरे पे अटैक हुआ, 3 लोगों ने अटैक किया, मेरे से सीना जब्ती करने की कोशिश की। मैं कंपेनिंग पे था, डोर कंपेनिंग में था, मैं मैनिफेस्टो पढ़ के भरा था। उन्होंने मुझे अंदर से बाहर बुलाया, मेरी बाइक बाहर खड़ी थी, उन्होंने मुझे अंदर से बाहर बुलाया और उसी टाइम उन्होंने अटैक किया। उसी टाइम मैंने रिटर्निंग ऑफिसर और एसएसपी जम्मू को मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी कि मेरे पे ऐसे ऐसे पहले भी हमला हुआ गांधीनगर में, मैंने इग्नोर किया, मैंने रिटर्न में कंप्लेंट नहीं दी। लेकिन दूसरी बार अब जो है ये 307 का मामला ब्लड निकला है, और अगर थोड़ा सा भी डीपली अंदर जो नोकदार उन्होंने हथियार अपनाया, क्या अपनाया, तो ये अंदर से चला जाता तो मे भी पॉसिबिलिटी की ये 302 भी हो जाती, क्योंकि मामला सर का है। सर के ऊपर जुडिशरी की लैंग्वेज में ये 307 का मामला तो कन्फर्म है। तो वहाँ आपको बचाया किसने? लोगों ने? देखिए वहां पे कुछ लोग इकट्ठे हो गए जो मुझे, वो वहां के अननोन पर्सन थे। मैं मे भी पॉसिबल के 1-2 आदमी, 2-4 जिसके पास मैं कंपेनिंग कर रहा था, वो तो मेरा विटनेस है ही है, क्योंकि मैं उसके पास बैठा हुआ था, अंदर में उसको मैनिफेस्टो बना रहा। अगर वो इस चीज के लिए बाहर जाता तो फिर भी काफी सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। मैं कुछ लोगों को वहां पे पहचानता भी हूँ, अगर जरूरत पड़ी विटनेस की तो मैं उनको कॉल भी करूंगा। लेकिन सवाल है कि अभी तक पुलिस ने कितनी कार्रवाई की, कंप्लेंट मिलने के ऊपर कितनी कार्रवाई की, आरओ ने वो कंप्लेंट को कहां फॉरवर्ड किया, ये आरओ को जवाब देना पड़ेगा। ये अब जो पिटीशन जा रही है ये खाली चैलेंज नहीं होगा, इसमें क्रिमिनल भी सेक्शंस लगेंगी, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और प्रोविजन ऑफ लॉ है, इसमें 2 प्रोविजन ऑफ लॉ में जो है ये इलेक्शन पिटीशन जाएगी। वन इज द क्रिमिनल एंड अदर इज द करप्शन मैटर। क्योंकि जो एडीसी एलओए है वो ऑलरेडी पहले ही मेरे पे रिश्वत लेके हमले करवा चुकी है, कंप्लेन पड़ी हुई है। जो जलालाबाद की है, बठिंडी की है, वो बहुत ही पावरफुल है, वो जूनियर असिस्टेंट है, लेकिन उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना रखा है कि जजेस को भी और पुलिस को भी अपने नेट में ले रखा है। उसका कारण क्या है, उसके बीच में की जो कम्युनिकेशन गैप क्या है, वो जो है वो एक बहुत ही इलीगल तरीके से वहां पे काम में कार्य कर रहा है, और सरकारी जमीन को इनक्रोच करके
तो वो वहां पे जमीन पर अड़प के बैठा। उसकी कंप्लेंट जो है वो एडीसी के पास पड़ी। एडीसी ने रिश्वत खा के, एडीसी लॉ एंड ऑर्डर ने रिश्वत खा के उस मामले को दबाया हुआ है, जबकि तहसीलदार बहू ने क्लियर कट रिपोर्ट दे रखी है कि ये जो मकान बना हुआ है ये फर्जी डॉक्यूमेंट पे बना हुआ है और इलीगल इंक्रोचमेंट है, फॉरेस्ट लैंड की इंक्रोचमेंट है ये, इस पे हमने पहले भी चर्चा की थी। जिसपे हमने पहले भी चर्चा की थी और इस इलेक्शन से पहले की हुई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि रिटर्निंग अफसर जो है ये सारे का सारा मामला लोगों के ऊपर डाल रहा है, जबकि उसकी खुद की लायबिलिटी है पुलिस। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब जो कुछ भी हो रहा है, मैं सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पुलिस पे डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि पुलिस जो है ये पहले ही मेरी प्लानिंग के ऊपर मेरे पर 4 बार FIR लॉन्च कर चुकी है, फर्जी फेक FIR लाई और फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करती है पुलिस। पुलिस का एक नेक्सिस बहुत बड़ा चल रहा है। वो क्या करते हैं कि पुलिस जो है वो फर्जी FIR डाल लेती है और वो FIR लगाती है, वकील जो है वो लाखों की फीस लेते हैं और बंद कमरे में कोर्ट रूम में जाके तो आदमी को जो है फर्जी मामला फंसा के जेल में डाल देते हैं। ना तो वकील सुनवाई करता है, ना कोर्ट सुनवाई करता है और ना ही पुलिस जो है वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जी ओपन कंडेम्ड है कि अगर आदमी बरी हो जाता है किसी भी केस में तो आईओ के ऊपर सबसे पहले FIR लॉन्च होनी चाहिए। लेकिन वहां पे उन्होंने अडंगा रखा है 197 CRPC का, जो कि मेरे मैनिफेस्टो की मेन ग्राउंड है, उसको अमेंड करवाना या के रद्द करवाना। क्योंकि पुलिस के ऊपर, वकीलों के ऊपर, गवर्नमेंट मुलाजिम के ऊपर सीधी FIR का प्रोविजन कोई भी नहीं है, तो ये बच जाते हैं। तो ये उस कारण ये बचते आए हैं। और वकीलों के खिलाफ सेक्शन 35 जो है एडवोकेट एक्ट की, उसकी भी एक मैं अमेंडमेंट चाहता हूं, क्योंकि 4 सुप्रीम कोर्ट की कंडेम्ड जो है वो हाई कोर्ट कर रहा है आज की तारीख में। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शनें दे रखी हैं बार काउंसिल के मामले में कि जो वकीलों के खिलाफ सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 की कंप्लेंट्स है उसको 1 साल के अंदर आप डिस्पोज ऑफ करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 4 सालों से कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी है और जो डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ एडवोकेट एक्ट की जो इंचार्ज है वो खुद एक वकील कोटे से जज बनी है। तो सवाल ये है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब अंडरस्टूड बात है, मैं मैनिफेस्टो में लाया हूं, इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता से अपील कर रहा हूं कि ये जनता के मुद्दे हैं, मेरे मुद्दे नहीं है। जनता को अगर जस्टिस चाहिए, जनता को अगर इंसाफ चाहिए, जनता को अगर हक हकूक चाहिए, तो फिर जनता को एक अच्छे उम्मीदवार को जिताना होगा, जो कि मैं उनके सामने खरा उतर रहा हूं। और जो बाकी मैं नहीं किसी को कहता हूं कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन जो 2 कद्दावर नेता हैं जिनके ऊपर आज की तारीख में जो लड़ाई भी है और जो फोकस भी है, दोनों के स्कैम मेरी जेब में है। इलेक्शन पिटीशन में दोनों को चैलेंज कर लिया जाएगा और क्रिमिनल और करप्शन स्ट्रीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत ये जो बनेगी। और मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मैंने 50,000 का DD जो है वो तैयार कर लिया है। ये आज ही लेटर पिटीशन के थ्रू जाएगी, जहाँ वकील लर्नर काउंसिल के थ्रू जाएगी, ये चली जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 50,000 का DD बना लिया है हमने और ये 50,000 का DD जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जा रहा है और लेटर उसमें इलेक्शन पिटीशन में जा रहा है। आर्टिकल 32 की ये इलेक्शन पिटीशन फाइल होगी और ये उसमें सारे मुद्दे जो है RO के और पुलिस के सारे ये मुद्दे जो है वहां पे उठाए जाएंगे। सिक्योरिटी नहीं चाहते आप? नहीं, सिक्योरिटी मुझे मिली कहाँ। और दूसरी बात है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मीडिया को भी कह रहा हूँ, RO को भी कह रहा हूँ कि आप दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को नियुक्त मत कीजिए। आप किस तरह की सिक्योरिटी ये मैंने नॉमिनेशन एक्सेप्ट होने से पहले RO के पास रिटर्न में पड़ा हुआ है। RO को ये जवाब देना है और उसको ये डिस्पोज ऑफ करना है कि राजकुमार ने किस चीज की सिक्योरिटी मांगी थी और नॉमिनेशन एक्सेप्ट होने से पहले मांगी थी, ना कि बाद में। जबकि 2013 की मेरी सिक्योरिटी बीइंग ए डिप्टी कमिश्नर वो वहां पेंडिंग पड़ी है और SSP और पुलिस ने सरप्राइज के उसके बाद, उस लेटर के बाद, उस सिक्योरिटी लेटर के बाद मेरे ऊपर फर्जी जो है 3 से 4 मामले इन्होंने बनाए, जो कि पुलिस की 99% इन्वॉल्विंग है, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना रिमांड के, सीधा का सीधा जेल में। सवाल ये है कि आज की तारीख में आज मैनिफेस्टो लेके जा रहा हूं, तो आज मुझे पुलिस पूछ रही है तो मेरे को इन्होंने पहले क्यों नहीं पूछा? जो अभी भी मैंने आपको पहले बताया, स्टार्ट में बताया कि नॉमिनेशन फाइल करने ही नहीं दिया जा रहा था, प्रपोजरों को धमकी दी। मैंने अपने तरीके से रात को 12 बजे जाके प्रपोजरों से साइन करवाए, फिर उनको गुफ्तगू मैंने बना, क्योंकि फोन टेप चल रहा है, फोन टेपिंग में था, पुलिस के पास पूरी पावरें होती है। तो उसके बाद मैंने जब नॉमिनेशन फाइल किया तो मुझे इलीगल नोटिस भी कर दिया कि ये स्क्रूटनी में जाए, डर के भाग जाए। जैसे मुझे पहले पुलिस वालों ने धमकियां दी है वकीलों के साथ मिलके कि भागे यहाँ से, जैसे जैसे वो भाग जाए और ऑन डिफॉल्ट डिसमिस करें, क्योंकि ऑन डिफॉल्ट जो है वो एप्लीकेंट के ऊपर चला जाता है, लेकिन धमकियां जो है देते हैं।
स्कैम आपको पता है, मेरे पास 20,000 करोड़ के स्कैम है, जिसमें से वैष्णो देवी का है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, और सबसे बड़ा जो है जो युवा राजपूत सभा ने सब पूरी बिरादरी को ही बदनाम कर दिया। चंद लोगों ने पूरी बिरादरी को बदनाम कर दिया। टोल प्लाजा के ऊपर इन्होंने ऐसी एजिटेशन चलाई और जब ये कंडेम्ड आई तो 3 पार्ट हो गए। आज जो पीडीपी वाला है वो 11 लाख का नाम घोषित कर रहा है और वो धमकियां दे रहा है कि जो जुबान काट के लाएगा मैं 11 लाख रुपया, जो जुबान काट के जिसने ये मुझे शर्म आती है, मैं टिप्पा कशनी करता नहीं हूँ। जो कोई क्षत्रिय है, गुजरात का कोई मंत्री है, एमपी है, उसने कोई युवा सारी जो राजपूत बिरादरी की माँ बेटियां बहनें हैं उनके ऊपर कोई टिप्पा कशनी की है, उसने टीकाकरनी की है, तो जो बहुत गलत है। मैं भी समझता हूँ ये गलत है, लेकिन युवा राजपूत सभा को अपना स्टैंड रखना चाहिए। बिरादरी को वो 2-3 हिस्सों में ना बांटे, बिरादरी को गुमराह ना करे। क्योंकि जो युवा राजपूत सभा है उसके मैंने कल 3 फंडे देखे। जो पीडीपी का है वो 11 लाख का नाम घोषित कर रहा है और वो क्या कहते हैं उसको बाइकआउट कर रहा है बीजेपी को। जो दूसरे पहले प्रेसिडेंट प्रधान थे हैप्पी जी, उन्होंने ओपनली कहा है कि जो युवा राजपूत सभा है वो बीजेपी को बाइकआउट करती है। और जो उनके तीसरे हैं वो जाके तो प्रधानमंत्री के नाम से अमित शाह जी को टोपियां पहना रहे हैं। तो मतलब ये है कि जो युवा राजपूत सभा है ये पहना रहे हैं, वो पगड़ी पहना रहे हैं। पगड़ी वही टोपी पगड़ी पहना रहे हैं, मतलब 3 हिस्से में बन गए और इन्होंने तीनों कैंडिडेट को बेवकूफ बनाया हुआ है कि हम आपके साथ भी हैं, हम आपके साथ भी हैं, हम आपके साथ भी हैं, और बाइकआउट भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि युवा राजपूत सभा जो है जो बिरादरी को जो है गुमराह कर रही है। मेरी आपके माध्यम से ये पुरजोर अपील है कि बिरादरी जो है, मानजोग बिरादरी जो युवा राजपूत सभा है, एसटी एससी ओबीसी है, ये यूनियनिज्म के सिस्टम पे ना जाए। क्योंकि ये सबके चंद 5-5 10-10 लोग हैं यूनियनिज्म के अंदर बैठे हुए और ये सब के सब बिरादरी के ठेकेदार बने हुए हैं। बिरादरी को बदनाम करने की मैं बात नहीं करता, बिरादरी को खरीदने की बात करते हैं ये। जबकि इनको जब पूछा जाए कि आपने बिरादरी के लिए किया गया तो इनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। युवा राजपूत सभा से मैं पूछता हूँ, आपने बड़े जोर शोर से आप 8 दिन जेल में रहे, क्यों आपने एजिटेशन को खत्म किया? अगर आपके पास एविडेंस था तो जब कंटेम्प्ट की बात आई तो आपने छाती ठोक के कहना चाहिए था, मेरे पास आते मैं आपको बताता। आपने भी स्टोरी की थी, फिर एक ही वीडियो जारी होने के बाद इन्होंने क्यों विड्रॉ कर लिया एजिटेशन को? क्या इन्होंने बिरादरी को गुमराह नहीं किया युवा राजपूत सभा के नाम पे? क्या इन्होंने अपने आप को बदनाम नहीं किया उस एजिटेशन के ऊपर? कौन था इनके पीछे? सवाल ये है कि इस एजिटेशन के पीछे कौन था जो आज खामोशी की राह पे चल पड़े हैं? ये मास्टरमाइंड कौन था? इस मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इस एजिटेशन के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, उनका प्लान क्या था, और इसके पीछे जो खर्चे हुए हैं, पैसे इन्वेस्ट किए गए, वो किसने किए थे? आप कविंदर गुप्ता जी से पूछते हैं कि भाई पैसे खाए, भाई मेरे से बात करो, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। मैं आज इलेक्शन में हूँ, कंपेनिंग में हूँ, आइए मेरे साथ डिबेट करिए, मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर रहे हैं, क्यों आप बिरादरी को गुमराह कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से पूरी की पूरी राजपूत जो बिरादरी है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि युवा राजपूत सभा के आज 3 हिस्से चुके हैं। एक जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा जो है भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, और तीसरा जो है वो बीच का रास्ता अपनाए हुए है। सवाल ये है कि ये बिरादरी को गुमराह न करे। जो वोटर है, वोट हक का जो है वो आपका है। मेरा नारा भी है, वोट आपका, हक आपका। क्योंकि वोटर को एक बड़ी प्राइवेसी से वोट डालना है और अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए अपना वोट जो है वो इन यूनियनिज्म के सिस्टम के ऊपर कास्ट ना करें, बल्कि उस तरह से कास्ट करें कि जो आपका हक है, आपको लगे अच्छा कैंडिडेट है, उसके तहत आप वोट करें। कल को यही यूनियनिज्म के चंद लोग जो होंगे वो अपने निजी फायदे के लिए उम्मीदवार के पास चले जाएंगे और बिरादरी जो है वो खड़ी खड़ी रह जाएगी। जिस तरह से अभी हुआ, जो मेरे को बड़ा शॉक्ड लगा कि एक ही झटके के अंदर 3 जो यूनियनिज्म है वो 2-2 हिस्सों में बट गई। एसटी एससी ओबीसी इन्होंने अपने अंबेडकर साहब से के नाम पे रैली निकाली और कल जाके तो कांग्रेस की जोली में बैठ के। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने, अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस का उम्मीदवार इतना है, तो क्यों नहीं आपकी रैली में वो आया? और क्यों नहीं आज तक उसने, अब 2 बार वो एमएलए रहा है, क्यों आज तक कितनी आवाज उठाई है उसने? और मैं उसी कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने एसटी एससी ओबीसी के कितने लोगों को आज तक टिकट दिया है? कितने लोगों को आज तक आपने मैंडेट दिया है? सवाल ये है कि क्वेश्चन मार्क है, वो टाइम टू टाइम लगता है। लेकिन ये यूनियनिज्म का जो सिस्टम है, 5-7 लोग होते हैं, 10 कमेटी के मेंबर होते हैं, और वो जाके तो पूरी बिरादरी के नाम पे वोट जो है वो उनका सेल परचेज में डालते हैं। तो लिहाजा ये है कि मेरी गुजारिश आप लोगों से, सभी बिरादरियों से, ना कि युवा राजपूत की सभा से, बल्कि सभी बिरादरियों से, राजपूत बिरादरी से, ब्राह्मण बिरादरी से, एसटी एससी ओबीसी बिरादरी से, सभी बिरादरियों से मेरी पुरजोर अपील है कि आप यूनियनिज्म के ऊपर जाके वोट कास्ट ना करें। अपना वोट जो है अपने दिमाग से, अपनी योग्यता से, और आपको जो अच्छा कैंडिडेट लगे उसके हिसाब से वोट को पोल करें।
चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखें 2 बार इनके ऊपर चुनाव का प्रचार करते हुए अटैक हो चुका है। कंप्लेन भी ये कर रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी भी इनको भरोसा भी नहीं है और सिक्योरिटी की मांग भी शायद इन्होंने की थी, तो जिस तरह की सिक्योरिटी ये चाह रहे हैं शायद वो दी नहीं गई है, क्या कुछ है। हमें लगता है कि जो भी हो रहा है और जो ये कंप्लेनें कर रही हैं उसके एटलीस्ट जांच तो की जाए। और दूसरी बात, अगर इनके पास इतने बड़े-बड़े स्कैम्स हैं तो फिर उन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए और वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का कैंडिडेट जो है वो प्रचार करके लोगों को अवेयर करके बताए कि कहाँ चोरियां हो रही हैं, कौन घोटाला कर रहा है, कहाँ से पैसा कहाँ गया। तो ये सब नहीं चाहेंगे, वो अटैक करना तो चाहेंगे ही। तो जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो चीजें सामने आए वो सार्वजनिक हो ताकि लोगों को भी पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।